Okay, so today we are starting a new topic, a new chapter, acid, bases, and salts. अच्छा जी, अब इसमें देखो तीन हमारे पास डोमेन्स हैं इस चैप्टर के। एसिड्स नाम से पता चल रहा है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अच्छा, अब इसमें हमें पहले हम ऑब्वियसली अपना काम एसिड से स्टार्ट करेंगे, फिर बेसिस पे जाएंगे, फिर सॉल्ट्स पे जाएंगे। तो सीक्वेंस से चलेंगे। इस चैप्टर में एक ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है। कुछ क्वेश्चंस मोल्स के रिलेटेड है इसमें, और कुछ क्वेश्चंस एटीपी में। देखो, इस चैप्टर में आपका क्या कहते हैं, बहुत सारा पुराना काम भी इन्वॉल्व है, जिसमें आपने फॉर्मूला मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ी थी। तो फॉर्मूला मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आपको क्या कहते हैं, रिवाइज करना है। अभी आज की क्लास में तो जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, लेकिन जो कमिंग क्लासेस है उसमें मेक श्योर के फॉर्मूला मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड जो हमने आयनिक बॉन्डिंग से पहले पढ़ा था ना, फॉर्मूला मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसकी एक वर्कशीट भी थी बहुत बड़ी, बहुत सारे फॉर्मूला थे जिसमें। तो वो आपको हर हाल में रिवाइज करना है। मैं आपको याद दिला देना, तो मैं आपको वो लेक्चर, बल्कि आप निकाल सकते हो। मैं एक सेपरेट लेक्चर भी बना, कंपाउंड कंपाउंड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फिर इस में आपको चीजें तो नहीं है, लेकिन आगे चल के इस चैप्टर में मोलर कैलकुलेशंस भी आ टू प्रैक्टिकल जो है। और हाफ ऑफ एटीपी हम लोग जो है वो इसी चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। एक तो ऑब्वियसली एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसकी जो डायरेक्ट नॉलेज है वो भी इसमें लग रही होगी। और एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री नाम का एक टॉपिक है, जिसमें आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पढ़ते हो। तो वो वाला चैप्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उस चैप्टर में से जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी इस चैप्टर में, पहले वो पढ़ा दी जाएंगी आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में। और इसी चैप्टर में आपके पास टेस्ट फॉर आइंस भी मैं मर्ज करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेस्ट फॉर आइंस वैसे तो एक अलग से हमारा सेक्शन है, लेकिन हम इसी टॉपिक के साथ मर्ज करके उसको चलेंगे आगे, क्योंकि इसी के साथ मिक्स होके उसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टेस्ट फॉर आइंस में आपके पास एक टेबल सिलेबस में गिवन होता है, इंसर्ट, जो आपका उसमें मिलता है। क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का ही टॉपिक है वो, लेकिन आपको मैं वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के साथ पढ़ाऊंगा। तो मोर देन हाफ ऑफ एटीपी जो है ना, वो इसी टॉपिक से कवर हो रहा होता है। तो मतलब इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें दूसरे चैप्टर्स की भी आ जाएंगी, जो हम साथ साथ कवर करेंगे। तो ये एक्चुअली एक चैप्टर नहीं है, ये 3 चैप्टर का काम, और कुछ मोल्स भी मिला लो तो 4 चैप्टर का काम जो है ना इसमें एक साथ चल रहा होगा। तो आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंस बताना काफी है इस चैप्टर की। ठीक है, अच्छा, अब ये जिनके मिड टर्म्स आए हुए हैं और जो क्लासेस जिनके अगर कमिंग वीक और कमिंग 2 वीक्स, देखो कमिंग वीक जो है ना वो तो इतना खतरनाक नहीं है इस चैप्टर के हवाले से, बिकॉज उसमें तो हम डेफिनेशंस और रिएक्शंस ऑफ एसिड्स वगैरह देख रहे होंगे। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम कुछ चीजों में उतरेंगे। अब आप लोगों के मिड टर्म, अब ये भी तो नहीं पता ना किसका कब है, कब खत्म हो रहा है। सबके अलग अलग टाइम पे मिड टर्म चल रहे हैं। सर आइसक्रीम वाला है। आइसक्रीम वाला है, खानी है। खरीदो। आइसक्रीम वाले की 10 रुपए आवाज की। कैसे आ रही है? मैंने नॉइस कैंसलेशन, पता अच्छा नहीं। साउंड है। ठीक है, नहीं वो नॉइस नहीं है, साउंड है। हम्म, तो अब जो क्लास का कह रहे हैं क्या है, नहीं ले सकेंगे,
तो देखो क्लास मिड टर्म है, लेकिन 1 घंटे की क्लास तो ले सकते हो ना आप। बेशक उसको बैठ के होमवर्क नहीं करना, जो मैं आपको होमवर्क दूं या कुछ याद करने के लिए दूं वो आप बाद में कर लेना, लेकिन एटलीस्ट क्लास तो ले सकते हो ना 1 घंटे की। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक क्लास आपकी आज की है, एक थर्स कमिंग वीक ट्यूसडे थर्सडे, फिर एक ट्यूसडे थर्सडे। तो आई वुड रिकमेंड कि क्लास 1 घंटे की अगर ले लो तो कोई, अगर कोई ऐसा पेपर है अगले दिन जो उसकी आपकी तैयारी है, आपको लगता है आप 1 घंटा स्पेयर कर सकते हो क्लास के लिए, तो आई वुड रिकमेंड क्लासेस ना स्किप करो। वरना रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो हैं ही सबके पास, तो जो है वो मिल तो जाएगा आपको। तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, अगर उनमें कुछ समझ नहीं आया तो एक सेशन रख लेना मेरे साथ, उसको हम कर लेंगे रिवाइज। ये हो सकता है फिर। चलो भाई, इन विद एसिड बेसिस इन सॉल्ट, हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें वो एसिड्स है। अब एसिड्स को अगर हम डेली लाइफ में, हमें वैसे पता है एसिड्स क्या होते हैं, बहुत सारी जगहों पे यूज होते हैं, जैसे डिटर्जेंट यूज हो रहा होता है एसिड। कुछ एसिड्स हमारे फूड में भी होते हैं, लाइक सिट्रस फ्रूट जो है, ऑरेंजेस, लेमन्स, इन सब में भी एसिड्स होते हैं, वो वीक एसिड्स होते हैं। बाकी जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं, सिट्रिक एसिड। ब्लीच होते हैं, उसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब एसिड जो होते हैं वो खतरनाक भी होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, क्योंकि अगर आपके स्किन के साथ एसिड कांटेक्ट में आता है तो वो स्किन को बर्न करता है, जला देता है। ठीक है। अब एसिड्स बेसिकली, इसको अगर हम डिफाइन करने जाए ना, तो एसिड्स हर वो सब्सटेंस है, सब्सटेंस दैट गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है पहले ये देखते हैं। देखो, एक्वस मींस एनीथिंग दैट इज डिसॉल्व इनटू वाटर। एक्वस solution, a solution containing water, when anything that is dissolved into water it forms an aqueous solution। ठीक है। अब जहां भी वर्ड एक्वस दिखे मतलब वाटर तो है, मतलब एक्वा का मीन ही वाटर होता है ना, एक्वा से निकला है एक्चुअली ये वर्ड। अब जैसे एक्वाफीना हो गया, एक्वामैन हो गया, दे ऑल आर रिलेटेड टू वाटर। तो एक्वस मीन्स वाटर। ठीक है। एनीथिंग व्हेन dissolve into water it forms aqueous solution। when any substance is dissolved into water it forms aqueous solution। अब acids are those substances when they are dissolved into water they give H positive ions। अच्छा, H positive ion is this hydrogen positive ion, मतलब when hydrogen atom loses an electron it forms H positive ions। तो acids को हम जब define करते हैं तो we define acids like acids are the substances that give H positive ions in aqueous solution। If you need H positive ions from acid, you have to dissolve it into water. Otherwise, it won't give H positive ion। और जब H positive ion नहीं होगा तो वो फिर एसिड नहीं कहलाएगा। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है ना हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं दिस इज द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। अब ये ओल्ड और न्यू का क्या चक्कर है, ये ओल्ड और न्यू का चक्कर ये नहीं है कि ये डेफिनेशन गलत हो गई है। अभी भी एसिड्स यही है दैट कैन गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं इसकी जो न्यू डेफिनेशन, अब आप सिलेबस के हिसाब से जो आपने एसिड्स को डिफाइन करना है ना, वो हम दूसरी वर्डिंग्स में डिफाइन करेंगे। और उसका मैं रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करा है हमने। पहले जब इतने सालों से यही वर्डिंग्स लिख रहे थे एसिड्स की डेफिनेशन की, तो प्रॉब्लम क्या हो गई इसमें? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं हुई, बस मैं आपको बता दूंगा उसका रीजन भी। बट अभी राइट नाउ वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एसिड्स आर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा फेमस एसिड है दैट इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपने मोल्स में इसका नाम बहुत बार बार सुना होगा, और बहुत सारे लोगों को इसका फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। का फॉर्मूला HCl।
अब HCl की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, अब ये नॉन मेटल्स है, राइट? और हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि हमने ये बात देखी हुई है कि any bond with each other, the bond formed is a covalent bond. Chlorine comes from group 7 and hydrogen also comes from this family. So they make a covalent bond. और हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन वन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन ग्रुप 7 से है तो वो भी वन वन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बनाता है, क्योंकि उसकी भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, तो इट शेयर्स ओनली वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो HCl की जो हमने बॉन्डिंग देखी थी वो ये थी कि वन हाइड्रोजन एटम वन क्लोरीन एटम दे मेक अ कोवलेंट बॉन्ड विद ईच अदर, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयरिंग पे लगाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शेयरिंग पे लगाएगा। अब ये तो है एक कोवलेंट Sir, बॉन्ड, ठीक है। could अब you जी could you बेटा। repeat this part? Could you repeat this? Yes, I was saying this one covalent, about covalent bond. Yes. Okay. देखो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बोथ आर नॉन मेटल्स एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे बोथ मेक कोवलेंट बॉन्ड विद ईच अदर. If you recall from chemical bonding, sodium ion and chloride ion, sodium and chlorine they make ionic bond with each other, क्योंकि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है क्लोरीन नॉन मेटल है. और कोवलेंट बॉन्डिंग कब होती है? जब नॉन मेटल्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं, राइट? तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो ये दोनों आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है. अच्छा, क्लोरीन भी एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन भी एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. मतलब इन ऑर्डर टू मेक अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, both the bonded atoms will share one electron. Hydrogen atom will share one electron and the chlorine atom will share one electron. So this is the hydrogen bond between HCl. अब Okay. होता क्या है, ये एसिड है, ठीक है. अब ये क्यों एसिड है? ये इसलिए एसिड है क्योंकि जब मैं HCl को वाटर में ऐड करता हूँ, मतलब HCl को जब मैं पानी में डालता हूँ, so what happens, these water molecules they break this covalent bond in a way that both the bonded electrons are gained by a chlorine atom. मतलब ये जो दोनों शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी और क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन भी, वो दोनों के दोनों क्लोरीन के पास चले जाते हैं. तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से छिन जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम बिकम्स H पॉजिटिव आइन and chlorine atom will become Cl negative one ion, right? So this is known as ionization. पहले इसमें मॉलिक्यूल में आयंस नहीं थे. जी सर ये Cl क्यों ले रहा है, हाइड्रोजन क्यों नहीं ले रहा, जबकि दोनों बहुत नॉन मेटल्स हैं? Cl की जो पुलिंग पावर है वो ज्यादा है, ठीक है. क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है ना, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है. ओके सर। ठीक है. तो जब भी हम किसी सिंपल किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास H पॉजिटिव आइन मिलेंगे हमें सोल्यूशन में. अब HCl को मैंने वाटर में डाला तो क्या हुआ? इट विल आयोनाइज टू गिव H positive ion and Cl negative ions. We are more interested in H positive ion with that give H positive ions in aqueous solution. Aqueous solution is water, something that is dissolved into water. And HCl is giving H positive ions in aqueous solution. It means HCl should be called as an acid. ठीक है. सर अच्छा, आपकी अब ये वॉइस लैग हो गई थी मेरे ख्याल में। ये बात देखो, HCl को अब आपने क्या याद रखना है? आपने ये याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड. व्हाई? बिकॉज when you add HCl into water, it will ionize to give H positive ions and Cl negative ions. H positive ions आ रहा है solution में
from HCl, it means HCl can be called as an acid. ठीक है यहाँ तक? सर आपने ये कहा था कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन गेन कर लेगा, तो फिर हाइड्रोजन तो स्टेबल ही नहीं रहेगा क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयन ही। आयन बन गया ना, आयन बन गया तो वो आयन फॉर्म में स्टेबल है। सही है, हाइड्रोजन इज एन यस। आयन नाउ। ठीक है। अच्छा, अब आप ये अब जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एटम है, सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बना लेता है, +1 आयन। अब ये स्टेबल है ना सोडियम आयन, लेकिन आप ये सोच रहे होगे कि हाइड्रोजन के पास तो अब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबिलिटी। तो केमिस्ट्री में बेटा कुछ एलिमेंट जो है ना वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन इज वन ऑफ देम। व्हेन इट फॉर्म्स H पॉजिटिव आयंस इट गेट्स स्टेबल, और वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो यूजुअली कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, लेकिन जब वाटर में किसी एसिड को डालोगे तो H पॉजिटिव आयन बनेगा एक्वा सॉल्यूशन में, एंड इट विल एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। तो मतलब वो स्टेबल है इस फॉर्म में। सही है। यस, थैंक यू सर। चलो अच्छा, अब हाइड्रोजन, अब ये जो ओल्ड डेफिनेशन हमारी थी, मतलब डेफिनेशन यही है, ओल्ड का मतलब नहीं हो, मैंने वर्ड ओल्ड जो यूज किया हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत थी, ये सही है। इसको हम डिफरेंट वर्डिंग्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो डिफरेंट वर्डिंग्स क्या हैं कि व्हेन वी ऐड एसिड इनटू वाटर इट गिव्स H पॉजिटिव आयन। यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से पहले हम इसको हाइड्रोजन एटम कह रहे थे ना। अच्छा मुझे बताओ, हाइड्रोजन एटम जो है उसके पास एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 0 न्यूट्रॉन्स। और जब हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो H+1 आयन बना लेगा। तो उसके पास जो प्रोटॉन्स हैं वो तो उतने ही रहेंगे ना, प्रोटॉन थोड़ी ना लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, प्रोटॉन 1 ही है, और न्यूट्रॉन्स तो उसके पास वैसे भी नहीं थे। तो ये जो हाइड्रोजन आयन बना है इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के पास जो है वो एक प्रोटॉन भी था, एक इलेक्ट्रॉन भी था, न्यूट्रॉन नहीं थे उसके पास भी। लेकिन जो हाइड्रोजन आयन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है और कुछ भी नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन आयन को ना हम लोग प्यार से प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, सिर्फ प्रोटॉन है ना, तो उसको हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयंस आर आल्सो नोन एज जस्ट एज प्रोटॉन्स। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है। ठीक सर है, तो इसका निकनेम हाइड्रोजन है। आयन की हम्म सर इसका निकनेम है। हाँ, निक नेम समझ लो, प्यार से कहते हैं ना, जैसे क्लास में तुम लोगों के जो लड़के हैं ये नाम दे देते हैं ना बच्चों को, कोई लंबा होता है तो उसको लंबा ही नाम रख देते हैं, कोई छोटा होता है तो छोटा ही नाम रख देते हैं, वैसे ही है। इसके पास है एक प्रोटॉन तो उसको हम प्रोटॉन कहते हैं ज्यादातर। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो और इसकी एग्जाम में लिख डेफिनेशन दिया कि हमारे, देयर इज अ प्रोटॉन क्लोरीन, प्रोटीन एंड नहीं लिखने प्रोटॉन की एंड जरूरत नहीं है क्लोरीन। ना, वो ये नहीं पूछेगा ना, तो वो ये पूछेगा ही नहीं। हम इस डेफिनेशन को ना रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, एक्चुअली ये लिखा हुआ है ना, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इस डेफिनेशन को हम एक दूसरे वर्डिंग्स में क्या लिखना चाह रहे हैं, एसिड्स, देखो एसिड्स आर द सॉल्यूशन दैट गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जो H पॉजिटिव आयन देता है उसको एसिड कहते हैं। तो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, गिव्स की जगह हमने डोनर रख दिया। तो एसिड्स की एक डेफिनेशन ये भी है जो कि हमारे सिलेबस में 2023 के बाद इंट्रोड्यूस हुई है। दिस इज दी न्यू डेफिनेशन तो नहीं है, ओ लेवल के लिए न्यू डेफिनेशन है ये, वरना ये डेफिनेशन तो पुरानी है। तो हम एसिड्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब
आप ट्राई करो कि आप ये वाली डेफिनेशन लिखो, पुरानी वाली डेफिनेशन से अंडरस्टैंडिंग तो सारी उसी डेफिनेशन से बनी है ना, ऐसे ज्यादा सब्सटेंसेस दैट गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, तो हम इसको छोड़ नहीं रहे। आप ये भी लिख सकते हो, आप नीचे वाली भी लिख सकते हो। आप जब पुराने अभी क्वेश्चंस करोगे तो मार्किंग की में यही डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी जो ऊपर लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि ये नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई है तो ट्राई करना ये भी याद हो जाए, और ये लिखना चाहो ये लिख दो। मैं एडवाइस करूंगा यही लिख दो, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास एसिड्स को डिफाइन करने की दो थ्योरीज होती हैं। लिखना नहीं है ये सब, बस ऐसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। हमारे पास एक थ्योरी होती है आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स। तो आर्हीनियस एक साइंटिस्ट था जिसने एसिड की ऊपर वाली डेफिनेशन बताई थी, वो करेक्ट डेफिनेशन है टिल टुडे। और उसके बाद हमारे पास दो साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने एसिड की एक और डेफिनेशन बताई। उन्होंने बोला एसिड्स को हम बोलेंगे एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। ठीक है। अब होता ये है कि एसिड्स तक तो दोनों की डेफिनेशन आज तक सही है, कोई भी लिख सकते हो, लेकिन आगे जब हम बेसिस पढ़ेंगे ना, तो बेसिस भी हमारे पास एसिड जैसे ही कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वो एसिड्स की तरह ऑपरेट नहीं करते। एसिड का बिहेवियर और बेसिस का बिहेवियर थोड़ा सा अपोजिट होता है। तो आर्हीनियस की जो बेस वाली डेफिनेशन है ना, वो हर जगह नहीं लगती थी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने जो बेस की डेफिनेशन दी वो हर जगह पे लगती थी। उन्होंने कहा कि बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स और एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स। अब हमारे पास क्या जरूरत पड़ गई अचानक से 2023 में सिलेबस में ये वाली डेफिनेशन इंक्लूड करवाने की, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, जब एक चल रहा था काम उससे सही। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि प्रोटॉन हिबा प्रोटॉन डोनर्स मतलब दैट द सब्सटेंसेस दैट गिव्स H पॉजिटिव आयन, मतलब जो H पॉजिटिव आयन दे रहा है वो प्रोटॉन दे रहा है ना, देने को क्या कहते हैं, डोनेट। सही है। तो कोई फर्क नहीं है पुरानी उस वाली डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में। ठीक है। प्रोटॉन्स हम H पॉजिटिव आयन को कह रहे हैं, डोनर्स मीन द वन दैट कैन गिव H पॉजिटिव आयन। तो एसिड्स भी तो यही कर रहे थे ना, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है। बट नाउ यू हैव टू डिफाइन एसिड्स एज एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मार्किंग की में जब पुराने सवाल करोगे तो उसमें वो लिखा हुआ होगा H पॉजिटिव आयंस वाली, लेकिन अब आप ये याद करोगे। सही है भाई, आगे बढ़े। जी सर। अच्छा जी। अब एसिड्स हमारे पास, अब अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला मेकिंग तो नहीं कर सकते इसकी, ये आपको याद करना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम वाटर में डालते हैं तो वो आयोनाइज होता है टू गिव H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन निकलेगा इसमें से और Cl नेगेटिव आयन निकलेंगे। ठीक है। हमने इसको क्या किया, वाटर में ऐड करवाया। अब 1 मोल ऑफ HCl को जब हमने पानी में डाला है तो हाइड्रोजन का भी 1 मोल है इसमें और क्लोरीन का भी 1 मोल है। क्योंकि 1 1 कुछ नहीं लिखा फॉर्मूला में, इट मीन हाइड्रोजन भी 1 है क्लोरीन भी 1 है। तो 1 मोल ऑफ HCl विल गिव 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक और एसिड होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। अब कुछ एसिड्स ऐसे हैं जिनके आपको अगर नाम बता दिए जाए तो आपको उनके फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब वो बहुत ज्यादा एसिड नहीं है, 3 एसिड्स हैं जिनके आपको नाम बताए जाए तो आपको उनका फॉर्मूला याद होना सर चाहिए। आप स्क्रॉल अप कर देंगे, एक बच्चा बोल रहा है ऊपर कर दे थोड़ा। यह सेबा जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो आयंस बनते हैं, उस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। रेयान, कितना ऊपर जाना है। हो गया सर। हो गया, चलो। अच्छा, हमारे पास एक और एसिड है, उसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अब इसमें हाइड्रोजन आइन है, हाइड्रोजन है, और ये जो NO3 है इसका नाम था नाइट्रेट आइन। अब मॉलिक्यूलर आइंस हमने पढ़े थे
अगेन फॉर्मूला मेकिंग में। अब मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ मॉलिक्यूलर आइंस। अगर हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास नाइट्राइड आइन है विद IDE इन दी एंड, तो जो नाइट्राइड आइन है ये तो प्रोडिक्ट टेबल वाला नाइट्रोजन है जिसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो ग्रुप 5 का है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर 3 नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन कुछ हमने मॉलिक्यूलर आइंस पढ़े थे जिसमें से एक मॉलिक्यूलर आइन था नाइट्रेट आइन, और नाइट्रेट आइन का जो फॉर्मूला है वो होता है NO3-1। इसी तरह हमारे पास एक और मॉलिक्यूलर आइन था जिसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, दैट इज सल्फेट आइन। उसका फॉर्मूला होता है SO4 2-। इसी तरह हमारे पास एक और मॉलिक्यूलर आइन था फॉस्फेट आइन, PO3-4। वो था PO4-3, 3-। उल्टा कह दिया। अच्छा, इसी तरह और भी हमारे पास कुछ मॉलिक्यूलर आइंस थे लाइक कार्बोनेट आइन, वो भी बहुत यूज होगा इस चैप्टर में, तो ये एक बार लिख लो अपने पास CO2-3। दोबारा से, या आपको याद होने चाहिए। कार्बोनेट आइन था CO3 2-। फिर हमारे पास एक और मॉलिक्यूलर आइन था हाइड्रोक्साइड आइन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आइन का OH-1। फॉर्मूला था OH-1। एंड वी हैड अनदर मॉलिक्यूलर आइन अमोनियम आइन। NH4+। यस, वेरी गुड, NH4+1। तो ये कुछ मॉलिक्यूलर आइंस हैं जिनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अब नाइट्रिक एसिड में इसका जो फॉर्मूला है वो है HNO3। अब नाइट्रिक एसिड को जब हम पानी में डालते हैं तो क्योंकि ये एसिड है इसका मतलब है H पॉजिटिव आयन ये भी देगा। इसके साथ जो दूसरा आयन लगा हुआ है ना, देखो हाइड्रोजन तो H पॉजिटिव आयन बन गया, लेकिन ये जो NO3 है ये बेसिकली नाइट्रेट आयन है, NO3-1। तो जो दूसरा आयन हमारा निकलेगा सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन के साथ, क्योंकि H पॉजिटिव आयन जब अलग हुआ है तो NO3 जो है वो NO3- आयन बना लेगा। अब इस फॉर्मूला में हाइड्रोजन हमारे पास 1 था और NO3 भी जो है हमारे पास 1 ही था। मतलब अगर ये फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है HNO3 तो उसमें हाइड्रोजन वॉज 1 और NO3 जो है ना वो भी 1 था। अब ये 3 नहीं निकलेंगे। अब कुछ स्टूडेंट अभी तक ये समझेंगे कि ये 3 क्यों नहीं आया यहाँ पे। अब एक्चुअली ये NO3 जो है वो तो ऑक्सीजन का 3 है। टोटल NO3 आइन, NO3 मिलके एक यूनिट है ना, सही है। तो ये 3 जो है वो ऑक्सीजन के साथ ही है, मतलब एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिला के नाइट्रेट आइन बनता है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड में से 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन निकलेगा और 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आइन निकलेगा। सही है ये बात। आगे एक और एग्जांपल करते हैं, खुद ही समझ आ जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करवाता हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। ये आयनिक कंपाउंड है, बस मैं इसको रिलेट करवाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या मतलब है इसका। देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट का अगर हम फॉर्मूला बनाते थे तो एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 3 का मेटल है। अगर वो ग्रुप 3 का मेटल है तो उस पर जो चार्ज होगा वो 3 पॉजिटिव होगा, और ये जो सल्फेट आइन है वो है SO4 2-। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला बनता था, पहले हम क्या करते थे, ये जो चार्जेस की वैल्यूज हैं 3 और 2 की, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते ना, ये ऑलरेडी तो स्वैप सिंप्लीफाइड कर फॉर्म है। देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जो सल्फेट के साथ जो 2 लिखा हुआ है वो आएगा एल्यूमिनियम के नीचे, and the 3 written over the aluminum ion will come under the subscript of sulfate. एल्यूमिनियम के साथ we will have 2 और सल्फेट के साथ we will have 3। अब ये जो एल्यूमिनियम से 3 आ रहे हैं ना, ये पूरे सल्फेट के लिए आ रहा है, मतलब पूरे SO4 के लिए आ रहा है। तो इसलिए SO4 को हम ब्रैकेट में लिख के इसके बाहर 3 लिखते हैं, और इसको हम फिर मल्टीप्लाई नहीं करते 3 को, मतलब ऐसा नहीं करना कि 3 को सल्फर से मल्टीप्लाई कर दिया फिर ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 3 ऐसे ही बाहर लिख के छोड़ देंगे। तो ये शो कर रहा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के फॉर्मूला में वी हैव 2 एल्यूमिनियम आइंस। अगर मैं इस फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करूं तो इसका मतलब यह है कि वी हैव 2 एल्यूमिनियम आइंस बॉन्डेड विद
हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फेट आइन? 3 मोल्स ऑफ सल्फेट आइंस। अब यहाँ पे जो 3 आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि पूरे सल्फेट जो थे वो 3 है इसमें। ठीक है, समझ आई ये बात? अब नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट के साथ 1 क्यों आया है? वो इसलिए 1 आया है क्योंकि पूरे नाइट्रेट 1 थे। वो 3 जो है वो नाइट्रेट की क्वांटिटी नहीं है। नाइट्रेट तो तब बनेगा ना जब NO और 3 पूरा होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं एसिड की। एक एसिड है सर हमारे ये पास। अमोनियम सल्फेट वाली समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आई बताओ? सर ये इसके बाद समझ नहीं आई जो आपने ब्रैकेट के बाद लिखा है, इसको सिंपलीफाई करने के बाद। सिंपलीफाई कहाँ किया है? मतलब नहीं सर तो मतलब कहाँ ये जो लिखोगे लिखा फिर है बताओ? आपने Al2SO4 और 3 इसके बाद। तो 3 कहाँ लिखना है बताओ? तुम कहाँ लिखते हो? नहीं नहीं सर, ये नीचे जो आपने रेड पेन से लिखा है ना, ये समझा दें। अच्छा, ये देखो, ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला हमें क्या शो कर रहा है? ये फॉर्मूला हमें ये शो कर रहा है कि हमारे पास अगर Al2SO4 3 है तो इसमें कितने एल्यूमिनियम आइन, मतलब ये आपस में बॉन्ड हुआ हुआ है ना एल्यूमिनियम और सल्फेट। तो कितने एल्यूमिनियम आइन है इसमें? 2 एल्यूमिनियम आइन है, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आइन है। और सल्फेट आइन कितने हैं, मतलब SO4 2 नेगेटिव आइन कितने हैं इस फॉर्मूला में? सर 3। 3 है। बस मैं वो बता रहा था आपको कि फॉर्मूला का ओके मतलब ये सर। होता है। ओके ठीक है। सर ठीक है। सर अब नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है ना? जी हिबा। सर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे। तो फिर हमें समझेगा कि सल्फेट है या नहीं है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो ये बन जाएगा Al2S3O12। तो ये चीज तो पता नहीं कुछ भी नहीं है। अब हमें दिखाना है फॉर्मूला में कि ये सल्फेट है। फॉर्मूला का काम ये होता है कि वो बताए कि क्या क्या चीजें हैं उसमें। अब S3O12 तो कुछ होता ही नहीं है। वो असल में एल्यूमिनियम आयन जो है वो बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं पूरे सल्फेट आयन के साथ। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा वो क्या है। सही है। यस सर। अच्छा, अब एक एसिड है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप पानी में डालोगे तो इसमें से भी H पॉजिटिव आयन निकलेंगे, और जो नेगेटिव आयन निकलेगा इसमें से वो सल्फेट आयन निकलेगा, SO4 2 नेगेटिव। लेकिन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। क्योंकि फॉर्मूला में हाइड्रोजन के साथ क्या लिखा हुआ है? 2। और सल्फेट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है, इसलिए इसका 1 मोल निकलेगा। सही है, समझ आती है बात ये वाली? यस सर। चलो। सर इसके लिए जो अच्छा, 2 माइनस लिखा है, ये हमने सल्फेट का लिखा है ना। सल्फेट का चार्ज है जी, ये याद होना चाहिए ना जो ऊपर लिखा हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फेट आयन निकलता है, ये भी याद करना पड़ेगा। और सल्फेट आयन का फॉर्मूला SO4 2 नेगेटिव होता है, ओके ये भी सर। याद करना पड़ेगा। तो मतलब हम लोग सेपरेट कर रहे हैं इक्वेशन को। बिल्कुल, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइज हो रहा है, पानी में डाला तो सेपरेट हो रहा है एक्चुअली। अच्छा, एक और एसिड, वैसे ये 3 एसिड जो लिख पाए ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनके फॉर्मूला तो आपको याद होने चाहिए। बाकी 2 एसिड मैं आपको बता रहा हूँ, उनके फॉर्मूला ना भी याद करो तो चलेगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कर लो। ठीक है। जैसे एक एसिड है हमारे पास, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। ठीक है। अब इसको जब पानी में डालोगे H2CO3 को, तो इट विल गिव अगेन H पॉजिटिव आइन एंड कार्बोनेट आइन। अब 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड विल गिव 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन एंड, सॉरी, 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आइन एंड 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आइन। इसी तरह एक और एसिड है, उसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। इसमें फॉस्फेट आइन होता है। इसकी इक्वेशन जब बनाओगे तो बताओगे क्या बनेगी? जी सर। 1 H P
उसके सर 2 3H मॉलिक्यूल्स होंगे। एंड सर इसका क्या होगा क्या क्या क्या? सर 3 मोल्स ऑफ H होंगे, हाइड्रोजन के 3 मोल्स 3 होंगे moles of H positive ion and 1 mole of phosphate ion. phosphate ion फॉस्फेट का आयन के। फॉर्मूला है PO4 नेगेटिव। ओके सर। तो याला आ रहे हैं, उस एसिड पे भी आएंगे अभी। सर ये डिल्यूट एसिड क्या होता है? आएंगे, वहां भी आएंगे। लिख लिया है सबने यहाँ तक? सर वेट 2 मिनट। आई होप it stays interesting हिपा। डन। यस सर। अच्छा जी, तो अभी तक हमने 5 एसिड्स के फॉर्मूला लिखे। उसमें से 3 एसिड्स के फॉर्मूला तो मैं कह रहा हूँ आपको याद होने चाहिए। वन ऑफ देम इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, and when you add HCl into water, it ionizes to give 1 mole of H positive ion and 1 mole of chloride ion. Then we have nitric acid. Formula for nitric acid is HNO3. And when we add nitric acid into water, it gives 1 mole of H positive ion and 1 mole of nitrate ion. The formula for sulfuric acid is H2SO4, and when we add H2SO4 into water, it gives 2 moles of H positive ion and 1 mole of sulfate ion, which is SO4 negative. ठीक है? I have given you 2 more examples of acid. One of them is carbonic acid. The formula for carbonic acid is H2CO3. And it gives 2 moles of H positive ion and 1 mole of carbonate ion. Then we have phosphoric acid. The formula for phosphoric acid is H3PO4. And when we add phosphoric acid into water, it gives 3 moles of H positive ion and 1 mole of phosphate ion. These are the most commonly used acids in your questions. और भी होते हैं एसिड्स, उनका भी क्वेश्चन आ सकता है, बट फॉर्मूला उनका गिवन होगा। इनफैक्ट इन सारे एसिड्स के भी फॉर्मूला आपको गिवन होते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. If you want, you can also remember the formula for carbonic acid and phosphoric acid. That's up to you. ठीक है? मैं मैंडेटरी तो नहीं कर रहा, याद करो, कर लो तो अच्छी बात है। और भी एसिड्स होते हैं, तो फॉर्मूला गिवन होगा, बस आपको आयनाइज करना आना चाहिए उनको। अच्छा, ये सारे एसिड जो है ना, इनको हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है? अब नाउ वी हैव अनदर बस क्लास हम ऑफ आयरन के एसिड्स। क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास
this class of acids are known as mineral acids. Mineral acids basically you can easily learn as जो कि man made acids हैं, हमने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाए हुए हैं। कुछ एसिड जो होते हैं ना हमारे पास नेचुरली अकरिंग एसिड्स भी होते हैं, जो कि हमारे जैसे हम बात कर रहे थे ना सिट्रस फ्रूट्स की, उसमें एक कॉमन एसिड होता है हमारे पास एसिटिक एसिड, जिसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। उन एसिड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स में हमारे पास एक एसिड, अच्छा ऑर्गेनिक एसिड्स के हमें बहुत सारे एसिड्स पढ़ने हैं, उनके फॉर्मूला हमें बनाना सीखने हैं, तो वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन एक ऑर्गेनिक एसिड आपको अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको आगे हमें यूज करना है, एंड दिस इज नोन एज इथेनोइक एसिड। The formula for ethanoic acid is CH3C2 ऑक्सीजन, तो हम उसको ना COOH लिख रहे होते हैं। वैसे CO2H भी लिख सकते हैं, बट जनरली वी राइट इट लाइक COONH। And then when we add ethanoic acid into water, it also ionizes to give H positive ions. अच्छा, अब ये इथेनोइक एसिड की थोड़ी क्या कहते हैं कहानी हम आगे अभी और पढ़ेंगे। अब इसमें हाइड्रोजन आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। देयर आर 3 हाइड्रोजन विद कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन एट द एंड विद ऑक्सीजन। अब इसमें से क्या ये सारे के सारे हाइड्रोजन निकल के आयोनाइज होते हैं? ऐसा नहीं है। इसमें से जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है ना, सिर्फ वो निकल के आयोनाइज होता है। बाकी का जो पीछे वाला पार्ट है उस हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन से पीछे पीछे वाला जो पार्ट है, वो उस पे पूरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जब निकलेगा H पॉजिटिव आयन बना के, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पीछे वाले पार्ट पे छोड़ के चला जाता है। मतलब इट लीव्स इट्स इलेक्ट्रॉन दिस हाइड्रोजन विद द ऑक्सीजन। हाउ वुड यू रिमेंबर व्हिच हाइड्रोजन विल आयोनाइज? द हाइड्रोजन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन और द हाइड्रोजन रिटन विद ऑक्सीजन। व्हेन इट लीव्स, what happens? It leaves its electron to this ion which is CH3COO. तो ये पीछे क्या रह जाएगा? CH3COO, जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस एसिड को हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। और ये जो नेगेटिव आयन निकलता है इथेनोइक एसिड से, इसका नेगेटिव आयन का जो नाम होता है, जैसे अभी हमने HCl में से देखा जो आयन निकल रहा था नेगेटिव आयन, वो क्लोराइड आयन था। नाइट्रिक एसिड में से जो नेगेटिव आयन निकल रहा था वो नाइट्रेट आयन था। सल्फ्यूरिक एसिड में से जो नेगेटिव आयन निकल रहा था वो सल्फेट आयन था। इसी तरह इथेनोइक एसिड में से जो नेगेटिव आयन निकल रहा है, इसका नाम होता है इथानोएट आयन। और ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब इसका फॉर्मूला अभी तो याद कर लो, बट ऑर्गेनिक एसिड्स और भी बहुत सारे होते हैं, और उनका फॉर्मूला कैसे बनेगा और उनके आयंस का क्या नाम होगा, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ, इन फॉर दिस चैप्टर you should remember ethanoic acid has a formula CH3COOH। ये इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है, मतलब CH3CO2H भी लिखा हुआ मिल सकता है, एक ही बात है। ठीक है, और जब ये आयोनाइज होगा तो H पॉजिटिव आयन के साथ जो नेगेटिव आयन निकलेगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो निकल के आयोनाइज हो जाएगा। जो पीछे वाला पार्ट है वो पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, और उसको हम कहेंगे इथानोएट आयन। सो फार सो गुड। क्या हो गया हसन? कौन सा मैच आ गया इस वक्त रात में? सर जाना था। कहाँ जाना है? जी हिबा, बच्चे बोलो। क्लब जाना था सर। क्लब सर जाना है रात में? जी सर। जी हिबा बोलो। सर ये जरूरी क्यों है कि जो ऑक्सीजन वो जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वही आयनाइज होता है? ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वही आयनाइज होता है। ठीक है, ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए क्योंकि मैं इसका आंसर ही नहीं बता सकता आपको अभी।
ठीक है, हमारे स्कोप से बहुत बात चली जाएगी, सो लीव इट एज इट इज। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि ऐसा ही होता है। तो हमेशा जब भी मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगी हम मतलब उसको कंसिडर करेंगे। यस एग्जैक्टली, मैं एक और एग्जांपल दूं। और सर इसके CaHTCOO के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर छोड़ के गया है ना, तो इसके ऊपर एक एक्सिस इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज है। एक एसिड है प्रोपानोइक एसिड। अब इस प्रोपानोइक एसिड में कितने सारे हाइड्रोजन है? या टोटल ऑफ 6 हाइड्रोजन। लेकिन जब ये एज ए एसिड काम करेगा तो इसमें से जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है ना, सिर्फ वो आयोनाइज होके निकलेगा, बाकी की पीछे वाली चीज पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही है, और इसको हम कहेंगे प्रोपानोएट आइन, बिकॉज इट इज फॉर्म फ्रॉम प्रोपानोइक एसिड। अभी फिलहाल ये याद करने की जरूरत नहीं है, इथेनोइक याद कर लो बस। सही है। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, मैंने इनके एरोज जो है ना इंटेंशनली रेड में बनाए। वैसा क्यों किया है? क्योंकि ये मुझे चेंज करने हैं। देखो हमारे पास ना कुछ रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल और कुछ होते हैं इरिवर्सिबल। आज तक जितने भी हम रिएक्शंस पढ़ते आए ना, वो सारे के सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन थे। अब इरिवर्सिबल से क्या मतलब है? कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो बस बात खत्म। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब प्रोडक्ट वापस कभी भी रिएक्टेंट नहीं बन सकता। लेकिन कुछ रिएक्शंस हमारे पास होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब जैसे अब रिवर्स हो सकता है। एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल एरो से शो करते हैं, और रिवर्सिबल एरो को हम ऐसे डबल एरो से शो करते हैं, हाफ एरो फॉरवर्ड हाफ एरो बैकवर्ड, लाइक दिस। तो ये जो इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड है, इनफैक्ट जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है ना, ये सारे इनकी आयोनाइजेशन जो होती है ना, वो रिवर्सिबल होती है। मतलब वो आयनाइज होने के बाद वापस आइंस कंबाइन भी हो सकते हैं दोबारा से। तो हम इसकी जगह पे ये वाला सिंबल बनाते हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में हम आगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। यस, फॉर ऑल organic acids we have to do this, and these organic acids are also known as carboxylic acids। ये जो वर्ड बाबा चैट में दिख रहा है ना, तो ऑर्गेनिक एसिड्स को ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहते हैं। these are also known as carboxylic acids। ठीक है भाई, सर लीव कर कोई सकते हैं सवाल क्लास? यहाँ तक? जी सर अभी और पढ़ेंगे आप? नहीं, बस चले जाओ। ओके जाओ, सर, कौन सा लास्ट। मैच आ गया अचानक इतनी रात में? सर सर वो क्लब में जाना था सर, हार्ड बॉल खेलता हूँ ना मैं। नाइट ओके मैच है? सर, लास्ट। जी ओके सर, वो चलो, प्रैक्टिस सेशन भी है। ओके गुड लक। ओके सर, लास्ट। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक लिख के जाना सब। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।